हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज जो हमारा क्लास है ये होने वाला है एजुकेशनल साइकोलॉजी में 19 नंबर चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए हैं आज फाइनली। और शिक्षा में जो है अधिगम के वैचारिक और सैद्धांतिक संदर्भ यानी कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इन एजुकेशन। तो फिर आइए और शुरू करते हैं कि अधिगम में जो है या फिर अधिगम या फिर जो हम सीखना जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, इसका अर्थ क्या है। अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना शब्द से जो हम सभी परिचित हैं भाई, सीधी सी बात है, लगातार पढ़ते आ रहे हैं और सीखते ही आ रहे हैं, तो सीखना तो है परिचित है। और इसका जो है व्यवहार हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। लेकिन अगर एक छोटी मोटी परिभाषा देना चाहे तो कहा जा सकता है कि अनुभूति एवं प्रशिक्षण के कारण जो है व्यवहार में होने वाले परिमार्जन को हम सीखना कहते हैं। यानी learning is the modification in behavior as a function of experience and training। लेकिन मैग्यूस एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने जो है परिभाषा दी, संतोषजनक परिभाषा दी, और कहा कि सीखना जैसा कि हम मापते हैं व्यवहार में कई अपेक्षाकृत अस्थायी जो है स्वरूप का जो है परिवर्तन या परिमर्जन है, जो अभ्यास के फलस्वरूप होता है और जिससे जो है व्यक्ति की वर्तमान प्रेरणात्मक जो है अवस्थाओं की संतुष्टि होती है। ऐसे आर्मरोड ने कहा कि सीखने का तात्पर्य जो है ये अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से जो अनुभव के कारण जो है व्यवहार और मानसिक सहचार्यों से होता है। तो इसकी कुछ मुख्य बातें आती है। पहला नंबर है सीखना जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है व्यवहार में परिवर्तन आता है। और दूसरा नंबर है कि इस परिमार्जन का जो है यह परिमार्जन जो है अभ्यास के कारण होता है और व्यवहार का परिमार्जन जो है अर्जित होता है। तीसरा नंबर है यह परिमार्जन जो है यह अपेक्षाकृत अस्थायी होता है और किसी चीज़ को सीख लेने के बाद हम उसे बहुत दिनों तक याद रखते भी। वहीं चौथा नंबर है कि इस परिवर्तन या परिमार्जन के पीछे उद्देश्य या फिर प्रेरणा का होना जरूरी है। तो सीखना और परिपक्वता के बारे में हम जान लेते हैं। सैनफोर्ड ने जो है परिपक्वता की सीखना तो जान ही गए, तो परिपक्वता की जो है सैनफोर्ड ने 1961 में परिभाषा दी और कहा है कि परिपक्वता का तात्पर्य उस विकास से है जो व्यवहार के परिवर्तन में जो है वंश परंपरा के कारण होता है। इसी प्रकार जो है आर्मरोड ने 1995 में परिपक्वता की परिभाषा देते हुए कहा है कि परिपक्वता का तात्पर्य जो है बालक के विकसित होने के साथ साथ जो है जैनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है ये नियंत्रित परिवर्तनों के जो है संतुष्टि से है। इसके बाद सीखने और परिपक्वता के अंतर्गत जो है कुछ स्वरूप जो है ये परिवर्तन होते हैं और इनके बीच जो आइए और थोड़ा बहुत हम अंतर भी देख लेते हैं ताकि जो इनका जो इनको बेहतरीन तरीके से हम जान सकें। पहला नंबर है परिपक्वता जन्मजात होती है और सीखना जो है ये अर्जित होता है। दूसरा नंबर है परिपक्वता का संबंध जो है शरीर के अंग प्रत्यय विकास से है, लेकिन सीखने का तात्पर्य उसके अंग के जो है कार्यों से। ऐसे ही तीसरे नंबर में परिपक्वता के लिए जो है अभ्यास की आवश्यकता जो है नहीं होती है, लेकिन सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बच्चे का अंग जो है वो विकसित होगा और बड़ा व्यक्ति बनेगा, वो परिपक्वता आते जाएगी, तो वहाँ पे जो है उसको अभ्यास की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। चौथा नंबर है परिपक्वता एक जातीय प्रक्रिया है, जबकि सीखना जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। वैसे ही पाँचवा नंबर है कि परिपक्वता जो है क्रिया जो है लगातार होती है, परंतु सीखने की क्रिया लगातार नहीं होती है। ऐसे ही छठा नंबर है परिपक्वता की जो है क्रिया ये अनिश्चित अवस्था के बाद जो है एक निश्चित अवस्था के बाद रुक जाती है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया अंतिम समय तक चलती रहती है। और सातवां नंबर है परिपक्वता के कारण व्यवहार में समता उत्पन्न होती है, जबकि सीखने के कारण जो है
विषमता पैदा होती है। वहीं 8वां नंबर है कि परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। इसके बाद है सीखने के प्रकार। तो सीखने का जो प्रकार है ये कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसको दिया है। तो आइए और शुरू कर लेते हैं हम। आशुबेल एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है परिपक्वता का जो है सीखने के का जो है ये वर्गीकरण किया। और इसमें पहला नंबर है अभिग्रहण सीखना, यानी रिसेप्शन लर्निंग। और इस तरह के जो है सीखने की पहचान यह है कि यहाँ पे जो है शिक्षार्थी को शिक्षण सामग्री जो है लिख कर दे दी जाती है और वे इसे स्वयं सीख लेते हैं। दूसरा नंबर है अन्वेषण सीखना। इस तरह के जो है शिक्षण में जो बालकों को जो है शिक्षण सामग्री दे दी जाती है और उन्हें किसी नए संप्रदाय या विचार से जो है नए सीखने का जो है वो अवसर दिया जाता है। और यह शिक्षण जो है अर्थपूर्ण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वहीं तीसरा नंबर है रटकर सीखना। और इस प्रकार के जो है सीखने में बालक को जो है कोई सामग्री दे दी जाती है और उसे बिना समझे ही बच्चा रट के सीख जाता है। जैसे हम लोग बच्चों ने क ख ग पढ़ा था, ABCD पढ़ा था, वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद चौथा नंबर है अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। सीखने का यह प्रकार जो है शिक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बालक किसी विषय को समझकर सीखता है और सीखने के सामान्य विषय को वह सीख लेता है, तो आगे जो है समान विषयों को सीखने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद उससे होती है। इसके बाद गागने ने वर्गीकरण किया और उनके हिसाब से जो है कुछ प्रकार हैं। पहला नंबर है सांकेतिक सीखना, जिसको हम सिग्नल लर्निंग बोलते हैं। इस तरह के जो है शिक्षण में किसी तटस्थ उत्तेजना उद्दीपन के प्रति बालक जो है स्वाभाविक प्रतिक्रिया करना सीख लेता है। उसके बाद दूसरा नंबर है उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखना। इस तरह के सीखना में जो है बालक किसी उद्दीपन या उत्तेजना के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया करना सीख लेता है जो दुखद होती है। इसके बाद तीसरा नंबर है सरल श्रृंखला सीखना। इस प्रकार के सीखना में जो है व्यक्ति एक क्रम से होने वाले उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंधों के सेट को सीख लेता है। जैसे तबला बजाना, साइकिल चलाना, ये सरल श्रृंखला में है। इसके बाद चौथा नंबर शाब्दिक सहचार है सीखना। इस प्रकार के सीखने का अर्थ है वह सीखना है जिसमें व्यक्ति एक विशेष क्रम में जो है शाब्दिक साचार्य सीखता है, जैसे कविता वगैरह। उसके बाद पांचवा नंबर है विभेदीकरण सीखना। और इस तरह के सीखने का तात्पर्य उस शिक्षण से है जिसमें व्यक्ति विभिन्न उत्तेजनाओं या फिर जो है विषयों के बीच अंतर करना सीख लेता है, जैसे त्रिभुज आयत के बीच अंतर करना। इसके बाद छठा नंबर है संप्रत्यय सीखना, जिसको कंसेप्ट लर्निंग बोलते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत पीछे हम जान चुके हैं। और इस तरह के सीखने का तात्पर्य जो है भिन्न भिन्न तरह के संप्रत्ययों के जो है शिक्षण से है। सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय के बारे में हम जान चुके हैं। इसके बाद सातवां नंबर है नियम सीखना, यानी रूल लर्निंग। इस प्रकार के सीखने का अर्थ है कि विभिन्न नियमों को सीखना। उसके बाद आठवां नंबर है समस्यात्मक समाधान सीखना। इस प्रकार के सीखने का अर्थ है कि किसी नियम का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना सीखना। इसके बाद दोस्तों अनौपचारिक सीखना और औपचारिक सीखने के बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अनौपचारिक शिक्षा जो है ये माता पिता और अन्य जो वयस्क होते हैं जो इसमें स्कूली क्रिया नहीं आती है, स्कूली शिक्षा नहीं आती है, वो जो है अनौपचारिक शिक्षा है। लेकिन जीवन जीने की कला सिखाई जाती है और भी कई सारी चीज़ें सिखाई जाती है। बच्चे ज़्यादातर माता पिता और उनको जो खिलाने वाले जो लोग होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा सीख लेते हैं। इसके बाद औपचारिक सीखना में क्या आ जाता है, कक्षा शिक्षण आ जाता है, क्षेत्र शिक्षण आ जाता है। और जो बच्चा जो है स्कूल वगैरह में सीखता है ये औपचारिक सीखना के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीखने के जो है सिद्धांत क्या क्या है। तो आइए और देख लेते हैं। हालांकि आप पहले से जानते हैं तो बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में नहीं बात करते हुए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सीखने के सिद्धांत में जो है पोलो का अनुकूलन सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल सिद्धांत है। इसके बाद स्किनर का जो है शिक्षण सिद्धांत है और कोहलर का जो है सूझ सिद्धांत आता है। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। पहला है पोलो का अनुकूलन सिद्धांत। और पोलो जो थे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 1904 के जो है लगभग में एक जो है वो प्रयोग किया और इस समान ही प्रयोग था। तो उत्तेजना के स्तर को जो है ये दिखा रहा था, जिसमें कुत्ते को जो है घंटी बजा के और
भोजन दिया जाता था और 30 सेकेंड बाद उसके बाद देना बंद कर दिया गया, फिर दिया जाने लगा। तो ऐसे करके उन्होंने प्रयोग किया जहाँ पे कई सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद अनुकूलन जो है सीखने की कुछ विशेषताएं हैं, आइए हम देख लेते हैं। पहला नंबर है आवश्यकता। अनुकूलन द्वारा जो है सीखने के लिए प्राणी में जो है सीखने की आवश्यकता या इच्छा होना जरूरी है। यदि पौलो का कुत्ता जो है भूखा नहीं होता तो घंटे बजाने के बाद जो है वो लार कभी नहीं गिराता। उसके बाद क्या है, दूसरा नंबर प्रबलन, जिसको हम रेनफोर्स बोलते हैं। और प्रबलन का तात्पर्य जो है उस वस्तु से है जिसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। पौलो के प्रयोग में जो है भोजन एक प्रबलन था, जिसके कारण कुत्ते ने जो है घंटी के प्रति जो है लार गिराना सीखा था। इसके बाद तीसरा नंबर है नियंत्रित वातावरण। अनुकूलन द्वारा जो है सीखने के लिए वातावरण का नियंत्रित होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसका चौथा नंबर है पुनरावृत्ति। अनुकूलन के लिए जो है स्वाभाविक उत्तेजना तथा अस्वाभाविक उत्तेजना के साथ एक साथ जो है कई बार दोहराना जाना जो है आवश्यक है। जैसे घंटी की आवाज़ के साथ बार बार भोजन प्रस्तुत न किया गया होता तो कुत्ता घंटी के प्रति लार गिराना नहीं सीख पाता। वैसे ही पता है पाँचवा नंबर है उत्तेजनाओं का क्रम। पौलो ने जो है अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि स्वाभाविक जो है उत्तेजना के पहले अस्वाभाविक उत्तेजना देने के संबंध में जो है प्रत्यावर्तन या अनुकूलन जो है जल्दी स्थापित हो जाता है। इसके बाद छठा नंबर है समय अंतराल। भाई सीधी सी बात है, समय अंतराल बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है और 30 सेकेंड का समय अंतराल आदर्श माना गया है। इसके बाद सामान्यीकरण है, भेदीकरण है, और सामान्यीकरण के साथ जो है भेदीकरण भी अनुकूलन का एक आवश्यक गुण हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति जो है प्राणी जो है कोई प्रतिक्रिया करना सीख लेता है। इसके बाद विलोप है, यानी अगर भोजन देना छोड़ दिया जाए, उत्तेजित चाहे कितना भी हो, लेकिन भोजन देना छोड़ दे कुछ दिनों के बाद वो भूल जाता है। इसके बाद है अनुकूलन सिद्धांत का जो है शैक्षिक आशय क्या है, आइए और इसको देख लेते हैं और मूल्यांकन भी देख लेते हैं। तो बालकों की शिक्षा में जो अनुकूलन सिद्धांत का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है। इसके द्वारा बच्चे अधिक सीखते हैं और पौलो ने अपने प्रयोगों के आधार पर स्पष्ट किया है कि बालकों में आदत निर्माण, अनुशासन और सदाचार के विकास में अनुकूलन का जो है प्रमुख हाथ होता है। और पौलो ने जो स्वयं कहा कि विभिन्न प्रकार की आदतें जो किसी भी प्रकार की जो है प्रशिक्षण, शिक्षा या फिर अनुशासन पर आधारित है, वो अनुकूलन की एक लंबी श्रृंखला मात्र है। इसके बाद जो है इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसमें फ्रेंच, रेजनर और भी कई सारे मनोवैज्ञानिक ने जो है ये किया है। और इसमें बुद्धि वगैरह की काफ़ी ज़्यादा जो है ये उपेक्षा की गई है, आलोचना की गई है। ऐसे माने बुद्धि, अभिरुचि और जो है मनोवृत्ति की जो है उपेक्षा की गई है। और जो है इस प्रकार जो शिक्षण होता है ये अस्थायी होता है और चूँकि जो है स्वाभाविक नहीं हो पाता है, इसमें नियंत्रित रखा जाता है। तो और भी कई सारी दिक्कतें हैं इसमें। इसके बाद थॉर्नडाइक का जो है प्रयत्न और भूल सिद्धांत, इसको हम देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पे परीक्षण किया था, मछली के टुकड़े को आगे रख के, और सीखने का जो है वो किया था। इसके बाद इन्होंने जो है भ्रांति बॉक्स संबंधित प्रयोग भी किया था और भूल भुलैया भी चूहे को खाने के लिए बीच में छोड़ दिया गया और चारों तरफ से घूमते घूमते वो वहाँ तक पहुँचा। ग्रेजुएशन में आई थिंक बेहतरीन तरीके से पढ़ना है इसको, तो उम्मीद है कि आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो प्रयत्न और भूल भुलैया सीखने की जो है कुछ विशेषताएं हैं, आइए और इसको देख लेते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा किए गए उपयुक्त प्रयोगों के से जो है ये कुछ विश्लेषण से जो है ये प्रयत्न और भूल भुलैया द्वारा सीखने की जो है कुछ विशेषताएं जो है वो स्पष्ट होती हैं। पहला नंबर है प्रणोदन, जिसको हम ड्राइव बोलते हैं। तो सीखने के लिए प्राणी में प्रणोदन होना आवश्यक है और ऐसी बात जो है पहलो ने भी कहा था। इसके बाद दूसरा नंबर है उद्देश्यहीन क्रियाएं, उद्देश्य से रहित क्रियाएं, यानी कि प्रयत्न और भूल सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अनुसार सीखते समय जो है प्राणी व्यर्थ क्रियाएं करते रहता है और उन क्रियाओं का कोई जो है आशय सीखने में नहीं होता है। इसके बाद तीसरा नंबर है आकस्मिक सफलता।
ये संजोगवश से जो है मिली हुई सफलता होती है और धीरे 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 वो रियलिटी में बदल जाती है। इसके बाद है सही प्रतिक्रिया का चुनाव। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने की विशेषता यह है कि प्राणी सही प्रतिक्रिया को चुन लेता है और अभ्यास के कारण उसकी जो है उसी क्रिया को वो सीख लेता है। जैसे बिल्ली ने बटन दबाना सीखा और मछली पाना सीखा। इसके बाद है गलत प्रतिक्रियाओं का निष्कासन। जैसे बिल्ली ने जो है बार बार गलत जैसे कूदा, पंजा मारी और भी इन गलती से बटन क्लिक हुआ और उसे भोजन मिल गया, तो ये हो गया। इसके बाद है सही प्रतिक्रिया का स्थिरीकरण, यानी कि जब एक बार बटन खोलने के बाद उसे भोजन मिल गया तो बार बार जब वो बटन दबाने लग गई तो उसे पता चल गया कि भाई यहीं पे जो है इसका मेन पॉइंट है और यहीं पे क्लिक करो और भोजन मिल जाएगा, वहाँ से वो सीख ले। तो ये था जो थॉर्नडाइक ने किया। इसके बाद जो है स्किनर का जो है शिक्षण सिद्धांत, आइए और इसको हम देख लेते हैं। स्किनर जो है 1938 में सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको जो है प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसकी जो है पहला सिद्धांत और के जो है ये क्लास के सिद्धांत से अलग है। तो आइए और इन दोनों सिद्धांतों को हम देख लेते हैं स्किनर का। पहला है स्किनर के अनुसार जो है किसी समस्या का समाधान सीखते समय प्राणी की जो है प्रतिक्रिया प्रबलन प्राप्त करने में जो है साधनात्मक होती है, जबकि पहलों के अनुसार जो है प्राणी की प्रतिक्रिया प्रबलन को प्राप्त करने में साधनात्मक नहीं होती है। दूसरा नंबर है स्किनर के अनुसार प्राणी की प्रतिक्रिया संपूर्ण शिक्षण परिस्थिति से फैली हुई होती है, जबकि पहलों के अनुसार ऐसा नहीं होता है। इसके बाद तीसरा नंबर है स्किनर के अनुसार शिक्षण परिस्थिति में प्राणी को आंशिक प्रबलन मिलता है, जबकि पहलों के अनुसार पूर्ण प्रबलन मिलता है। इसके बाद चौथा नंबर है स्किनर के अनुसार उत्तेजना सामान्यीकरण में प्राणी पहली शिक्षण परिस्थिति के समान दूसरी शिक्षण परिस्थितियों से पहले सीखी गई प्रतिक्रिया को दोहराता है, जबकि पहलों के अनुसार प्राणी उसे सीखी गई प्रतिक्रिया को उस तटस्थ उत्तेजना के समान अन्य उत्तेजनाओं की परिस्थिति में दोहराता है। तो स्किनर ने जो है प्रवर्तन अनुकूलन की जो है कुछ विशेषताएं जो है उन्होंने किया। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रयोग किया, ये प्रयोग को पहले देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, भूखे जो है चूहे को स्किनर बॉक्स में डाल दिया गया और जिसमें कई सारे लीवर लगे थे, जिसमें एक ऐसा लीवर था जिसको दबाने से उसे भोजन मिल जाता था। जब भी वो सही लीवर दबाता था तो उसे प्रबलन मिलता था और जब गलत लीवर दबाता था तो प्रबलन नहीं मिलता था। देखा गया कई प्रयासों के बाद वह सही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख गया। तो कुछ विशेषताएं जो है इसका पाया गया, तो आइए और देख लेते हैं। पहला है अपवर्तन अनुक्रिया, जिसको ऑपरेंट रिस्पॉन्स बोलते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण परिस्थिति में जो है प्राणी की प्रतिक्रिया अनुक्रिया संपूर्ण शिक्षण परिस्थिति में फैली हुई होती है। दूसरा नंबर है साधनात्मक अनुक्रिया, जिसको इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स बोलते हैं। और स्किनर के अनुसार प्राणी का व्यवहार जो है प्रबलन प्राप्त करने के लिए साधनात्मक होता है। जब वह सही प्रतिक्रिया करता है तो उसे प्रबलन मिलता है, गलत प्रतिक्रिया करता है तो कुछ नहीं मिलता है। तीसरा नंबर है आंशिक प्रबलन, जिसको हम पार्शियल रेनफोर्समेंट बोलते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्राणी को प्रत्येक प्रयास में प्रबलन नहीं मिलता है। चौथा नंबर है प्रबलन, और इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए प्रबलन आवश्यक है और इसी आधार पर जो है इस सिद्धांत की गणना जो है ये प्रबलनवादी सिद्धांतों में की जाती है। इसके बाद पाँचवा नंबर है प्रबलन अनुसूची। प्रबलन अनुसूची का अर्थ यह है कि सीखते समय प्राणी को किस रूप में जो है प्रबलन दिया जाए। एक अनुसूची वह है जिसमें प्राणी को प्रत्येक प्रतिक्रिया के द्वारा प्रबलन दिया जाता है और उसे पूर्ण प्रबलन कहते हैं। इसके बाद दूसरी सूची यह है कि जिसमें प्राणी को कुछ प्रतिक्रिया में प्रबलन दिया जाता है और कुछ में नहीं दिया जाता है, तो इसे असतत या फिर आंशिक प्रबलन कहा जाता है। इसके बाद छठा नंबर प्रणोदन है। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी विषय को सीखने अथवा किसी समस्या के समाधान हेतु प्राणी में प्रणोदन का होना आवश्यक है। इसके बाद आठवां नंबर है संगठित रूप देना। स्किनर के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसमें इसका अर्थ यह है कि शुरू में सीखते समय प्राणी का व्यवहार प्रतिक्रिया संगठित रहती है। और
जैसे स्किनर बक्स में जो है भूखे चूहे की जो है प्रतिक्रियाएं संगठित होती थी, किंतु प्रबलन के कारण वे क्रमशः जो है संगठित रूप धारण करती गई और बच्चे चूहे ने जो है वो दबाना सही तरीके से सीख लिया। इसके बाद है शैक्षिक आशय और मूल्यांकन। तो आइए और देख लेते हैं स्किनर का। पहला नंबर है सिद्धांत सीखने में प्रबलन को आवश्यक मानता है। दूसरा नंबर है इस सिद्धांत के अनुसार सकारात्मक प्रबलन अर्थात जो है पुरस्कार देने पर वह प्रतिक्रिया प्रबलित होती है और प्राणी उसे छोड़ता है और प्राणी उसे सीखता नहीं है। लेकिन अगर अच्छी प्रक्रिया हो रही है, पुरस्कार वगैरह मिलता है, तो उसे सीखता है। तीसरा नंबर है कि इस सिद्धांत का जो है शैक्षणिक आशय है कि कक्षा में कुछ ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि शुरू में छात्रों को प्रत्येक सही जो है प्रतिक्रिया पर धनात्मक प्रबलन मिले। इसके बाद चौथा नंबर है सिद्धांत का एक आशय शिक्षकों के लिए है कि वे नियंत्रित किंतु स्वाभाविक बच्चों को के स्वाभाविक रूप से जो है बच्चों को स्वयं सीखने का अवसर दें। तो पांचवा नंबर है स्किनर के सिद्धांत की एक शैक्षिक विशेषता यह भी है कि इस सिद्धांत का बल में जो है इस बात पर बल दिया गया है कि प्राणी को संपूर्ण शिक्षण परिस्थिति में अनुवर्तन अनुक्रिया का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके बाद इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहला नंबर है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में दंड के महत्व को घटा दिया है। दूसरा नंबर है सिद्धांत की एक त्रुटि यह भी है कि इसमें जो है उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध पर जो है बाह्य रूप से बल दिया गया है। तीसरा नंबर है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से सिद्धांत अभी भी जो है अवधारणा में जो है पूर्णतः सही नहीं है कि केवल अभ्यास करने से ही जो है उत्तेजना प्रतिक्रिया बंधन का निर्माण होता है। इसके लिए जो है सूझ भी आवश्यक है और कोहलर ने जो है सूझ सिद्धांत के बारे में बताया था। तो आइए और सूझ सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। सूझ सिद्धांत का जो है प्रतिपादन कोहलर और कोफ्का ने किया था। दोनों जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है छड़ी समस्या का प्रयोग किया था, जिसमें पिंजरे में बंद जो है बनमानुष के ऊपर किया गया था और छड़ी रख दी गई और केला को टांग दिया गया और दो छड़ियाँ वो जोड़ने में कामयाब हो गया और उसी से उतार के वो खा गया। और उसके बाद क्या किया, बॉक्स रख दिया और बॉक्स पे जो चढ़ के और उतार के खा गया। तीसरे बार में क्या हुआ कि वो स्वयं जो है कोहलर जो गए और वहाँ पे जो है उनके सर पे चढ़ के वो कंधे पे चढ़ के और केले को तोड़ के खा गया। तो यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि भाई सूझ जो है वो जरूरी है और ये बनमानुष पे किया गया प्रयोग। तो इसमें भी जो है प्रणोदन आवश्यक है, ड्राइव आवश्यक है, बिना चले फिरे नहीं मिलेगा। इसके बाद समस्या की छानबीन, भाई पता चलेगा समस्या का छानबीन तभी वो कर सकता है सूझ का सिद्धांत काम। इसके बाद हिचकिचाहट इसमें होनी चाहिए, क्योंकि प्राणी जब तक समस्या जो है पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी तब तक वो नहीं कर पाएगा। फिर इसमें अचानक सफलता मिलती है, अचानक लगता है और अचानक सफलता मिल जाती है और सहज स्थानांतरण इसमें हो जाता है। इसके बाद जो है इसका जो मूल्यांकन किया जाए तो बहुत ही अच्छा है भाई। सीधी सी बात है कि सिद्धांत जो है शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कारण है कि बालकों की जो है शैक्षणिक व्यवस्था इसके स्तर पर जो है बड़ी हद तक हो जाती है। विशेष रूप से एक प्रतिभाशाली और जो तेज बुद्धि के जो है बालक प्रायः सूझ के द्वारा ही सीखते हैं। इसके बाद जो है सीखने के नियम में जो है और इसके जो है शैक्षिक उपयोग क्या क्या है आइए और देखते हैं। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम का जो है थॉर्नडाइक ने बताया है इसकी चर्चा करते हुए कि सीखने के लिए प्राणी का जो है तत्पर होना जरूरी है। प्राणी जब मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार हो जाता है तो वह किसी विषय को आसानी से सीख लेता है। इस नियम की जो है तीन मुख्य बातें हैं। पहला है कि जब व्यक्ति किसी क्रिया को करने के लिए तत्पर होता है तो उस क्रिया को करने से जो है संतुष्टि उसे मिलती है। दूसरा नंबर है कि जब व्यक्ति किसी क्रिया को करने के लिए तत्पर नहीं रहता तो उस क्रिया को करने में असंतुष्टि मिलती है। तीसरा नंबर है कि जब व्यक्ति किसी क्रिया को करने के लिए तत्पर रहता है तो उस क्रिया को नहीं करने से असंतुष्टि मिलती है, उसका मन नहीं लगता है। इसके बाद अभ्यास नियम है थॉर्नडाइक का ही। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो है यह मनुष्य तथा पशु जो है सीखने के जो है दूसरे नियम
को जो है ये अभ्यास नियम कहा जाता है। जिस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है वह दृढ़ हो जाती है। इसके दो नियम है, पहला है उपनियम, पहला है उपयोग नियम और दूसरा है अनुपयोग नियम। उपयोग नियम के आधार पर जो है उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध जो है ये दृढ़ हो जाता है, यानी बार बार दोहराने के कारण, जबकि अनुपयोग नियम के आधार पर यह संबंध जो है बार बार न दोहराने के कारण निर्बल हो जाता है और समाप्त हो जाता है। तो थॉर्नडाइक ने कहा है कि अभ्यास जो है व्यक्ति को निपुण बना देता है। तो अभ्यास नियम को जो है सीखने का एकमात्र आधार मान लेना गलत है। इसके कुछ रीजन है। पहला नंबर है, किसी विषय को सीखने के लिए अभ्यास के साथ साथ सूझ और समझ की भी आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि अभ्यास नियम के आधार पर जो है शैक्षणिक जो है शिक्षण यांत्रिक बन जाता है, यानी मैकेनिकल बन जाता है, और ये केवल जो है पुनरावृत्ति पर जो है ये बल देता है। तो सीखना जो है यांत्रिक नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें इसमें होती है जिसमें जो है आवश्यकता, रुचि, रुझान और भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तीसरा नंबर है कि अभ्यास नियम इस नियम की व्याख्या करने में समर्थ है कि अभ्यास समान रहने पर भी विभिन्न बालकों में जो है शैक्षणिक उपलब्धि जो है ये समान क्यों नहीं होती। बात बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा नंबर है प्रभाव नियम। और मनुष्य पशु के जो है सीखने के तीसरे नियम को क्या बोलते हैं? प्रभाव नियम। और इस नियम का तात्पर्य जो है सीखने या फिर जो है परिणाम के प्रभाव से। सीखने में जो है व्यक्ति को जब असफलता मिलती है तो उसे संतोष होता है, और जब असफलता मिलती है तो उसे असंतोष होता है। संतोष मिलने पर सीखना अर्थात जो है प्रतिक्रिया तथा जो है उत्तेजना का संबंध दृढ़ बन जाता है, और संतोष मिलने पर वह संबंध स्थापित नहीं होता है और कमज़ोर हो जाता है। कारण यह है कि संतोष तथा असफलता मिलने पर व्यक्ति उस क्रिया को दोहराता है, और असंतोष या असफलता मिलने पर उस क्रिया को नहीं दोहराता है। तो इस नियम की जो है कुछ आपत्तियाँ उठाई जाती है इसमें। पहली बात यह है कि संतोष और असंतोष आत्मगत है। किसी क्रिया का प्रभाव जो है सभी लोगों पर समान हो या आवश्यक भी नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि इस नियम का प्रभाव नियम से जो है प्रभाव की मात्रा की व्याख्या नहीं हो पाती। यदि किसी बालक को एक चॉकलेट के बदले 5 चॉकलेट दे देते हैं तो अपने पाठ को वह याद करने में अधिक जो है वो प्रेरित हो जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर है तीसरी बात यह है कि इस बात की व्याख्या करने में यह नियम जो है असमर्थ है कि यदि किसी सीखने के जो है तुरंत बाद दिए गए पुरस्कार या प्रभाव देर से दिए गए पुरस्कार या दंड के अपेक्षा जो है अधिक प्रभावशाली क्यों होता है। इसके बाद सीखने की कुछ विधियां हैं। इसमें पूर्ण बनाम अंश विधि है, विराम बनाम अविराम विधि है, और आवृत्तिकरण है, पुनर्निरीक्षण विधि है, रटकर बनाम जो है समझकर सीखने की विधि है। इसके बाद है आकस्मिक बनाम जो है साभिप्राय विधि है। आइए और इसको हम देख लेते हैं। पूर्ण बनाम अंश विधि। पूर्ण विधि का तात्पर्य जो है उस विधि से है जिसके द्वारा जो है समूचे विषय को एक ही साथ सीखते हैं, और इस विधि में जो है कुछ विषय को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ कर सीखते हैं और याद करते हैं। इसके विपरीत अंश विधि उसे कहते हैं जिसमें किसी विषय को जो है कई सारे भागों में जो है काट कर और अलग अलग भाग करके और उसमें सीखा जाता है। एक भाग को याद कर लेने के बाद दूसरे तीसरे चौथे भाग को सीखते हैं। तो पूर्ण विधि जो है ये छोटे छोटे चीज़ों को सीखने के लिए, और अंश विधि जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये दोनों विधियाँ जो है ये अपने अपने कार्य में उपलब्ध हैं, और इस बात उर्वर्थ ने कही है छोटे और लंबे विषयों को जो है सीखने के लिए अंश विधि की तुलना में पूर्ण विधि अधिक उपयुक्त है, और इसी तरह लंबे विषयों को सीखने के लिए अंश विधि जो है सीखना ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद है विराम बनाम अविराम। तो जब बड़ा पाठ तैयार करना हो तो वहाँ पे जो है बड़ा पाठ करना हो तो विराम आवश्यक है, लेकिन छोटे छोटे पाठ अगर करने हो तो वहाँ पे जो है विराम आई थिंक अच्छा नहीं होता। वहाँ पे जो है अविराम विधि ठीक है। छोटी कविता को करनी हो तो वहाँ विराम करने की ज़रूरत ही नहीं, अविराम में ही चल जाएगा। इसके बाद है आवृत्तिकरण और पुनर्निरीक्षण विधि।
आवर्तीकरण का तात्पर्य उस विधि से है जिसमें किसी विषय को सीख लेने के बाद बिना देखे उस विषय को मन ही मन में दोहराया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः देख लिया जाता है। जैसे कोई बालक जो है ये एक कविता को 5 बार पढ़ लेने के बाद याद कर लेता है, अब उस कविता को जो बिना देखे दोहराता है और हो सकता है कि उसे भूल भी जाए, तो बीच बीच में गलत हो जाए तो एक बार वो देख लेगा किन किन अंशों को मिल जाता है, और इसी को हम पुनर्निरीक्षण विधि कहते हैं। तो वो इस विधि में जो है बालकों को भूल सुधारने का मौका मिलता है, और आवर्तीकरण विधि से जो है सीखने पर बालकों में निरस्ता का अनुभव नहीं होता है। इसके बाद है रट कर सीखने की बनाम विधि बनाम समझ कर सीखने की विधि। तो रट कर सीखने की विधि में जो है ये अधिक दिन तक याद रहता है। रट कर सीखने की विधि में अधिक दिन तक याद नहीं रहता है और पता नहीं चलता है आप क्या सीख रहे हो क्या रट रहे हो। लेकिन वहीं जो है समझ कर सीखते हैं तो पता चल जाता है कि क्या हम सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं और उसका आगे क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद है आकस्मिक बनाम साभिप्राय सीख। कई बार जो है अचानक जो चीज़ें हम सीख मिल जाता है तो वहाँ पे जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। तो जब स्वाभिप्राय होता है यानी इंटेंशनल जो है मेथड से जब सीखा जाता है तो वहाँ पे वो याद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पता होता है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उद्देश्य क्या है उसका। इसके बाद जो है सीखने को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा नंबर है ये है अभिरुचि और रुझान की अभिरुचि अच्छी नहीं है तो फिर सीख आप नहीं सकते हैं, अभिरुचि ज़्यादा है तो आप सीख सकते हैं। तीसरा नंबर है बालक की जो है शारीरिक स्थिति। भैया अस्वस्थ बच्चे जो होते हैं ना, जो बच्चे अस्वस्थ होते हैं उनके सीखने में भी वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े होते हैं। इसके बाद परिपक्वता बहुत ज़्यादा मैटर करता है, परिपक्वता। और इसके बाद प्रेरणा जो आता है, अगर मोटिवेशन नहीं है तो फिर आप बेहतरीन तरीके से नहीं सीख सकते हैं, मोटिवेशन है तो आप बेहतरीन तरीके से सीखिएगा। इसके बाद है सीखने की विधि, आप किस विधि से सीख रहे हो ये भी मैटर करता है। अगर अच्छी विधि है, उपयुक्त विधि से सीख रहे हो तो आसानी से सीख लोगे और बढ़िया से समझ लोगे। लेकिन अगर बढ़िया से नहीं सीख पाते हो, उपयुक्त विधि का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो फिर वही बात हो जाती है, बेहतरीन तरीके से सीखना तो छोड़िए आंसर तक नहीं पता होता। इसके बाद अभ्यास, टाइपिंग करते हैं, मैथ बनाते हैं, वहाँ पे अभ्यास की बहुत ज़रूरी है। तो अभ्यास जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद है विषय का स्वरूप, विषय का स्वरूप कैसा है, हल्का है, भारी है, कठिन है या फिर जो है वो सरल है, ये मैटर करता है। इसके बाद विश्राम, बीच बीच में विश्राम भी करना चाहिए ताकि माइंड जो है वो अच्छा तरह से सेट हो सके। इसके बाद शिक्षक की योग्यता केवल पढ़ने वाले नहीं, पढ़ाने वाले टीचर के ऊपर भी मैटर करता है, पढ़ाई कैसी हो। इसके बाद सूचना पुनर्निवेशन, हमेशा किताब वगैरह पढ़ते रहना चाहिए ताकि जो है बुद्धि का जो है स्तर का विकास होते रहे, नई नई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास आती रहे, नए नए इन्फॉर्मेशन आते रहें और हम विद्यार्थियों को जो है वो डिलीवर करते रहें। इसके बाद वर्ग का जो है भौतिक वातावरण इस हिसाब से बनना चाहिए ताकि लगे कि पढ़ रहे हैं और बेहतरीन जो है बच्चे वो स्थिति में आए, उनको डर का माहौल ना रहे, वो सामान्य तौर से पढ़ें और मोटिवेट होकर पढ़ते रहें, रुचि लेके पढ़ते रहें, इंटरेस्ट लेके पढ़ते रहें। तो दोस्तों ये था हमारा शिक्षा में जो अधिगम के वैचारिक और सैद्धांतिक संदर्भ। उम्मीद है कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा।